नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शहरियों को राहदरी फराहम करने के लिए सीज फायर का ये ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शहरियों को राहदारी फराहम करने के लिए सीज फायर का ये ऐलान किया गया है। तो रूसी मीडिया के हवाले से ये बेहद अहम खबर। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस सीज फायर का ये ऐलान किया गया। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीज फायर का आगाज हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी कि इस तरह की किसी पेशकदमी का इंतजार किया जा सकता है, तो ये अहम खबर रूसी मीडिया के हवाले से। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शहरियों को राहदारी फराहम करने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। और बेहद अहम, हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीज फायर का आगाज हुआ। सीधे हम रुक करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर, सीज फायर का ऐलान किया है, तफसीलात चाहेंगे आपसे इस ताल्लुक से। हिना, आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है वहां से सिविलियंस को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बात पर दोनों देशों के बीच में सहमति हुई थी। बेलारूस में ये बातचीत हुई थी। अब तीसरे दौर की बातचीत में जल्द होनी है। लेकिन फिलहाल जो रशियन साइड से जो सीजफायर का अनाउंसमेंट है, ये 2 एरियाज के लिए स्पेसिफिक ये अनाउंसमेंट किया गया है, मिरापोल के लिए और वोल्नोवा के लिए। ये दोनों एरियाज जो हैं ये यूक्रेन के अलग अलग एरियाज में हैं। और हालांकि ये राहत की बात है कि सीजफायर पहली बार पिछले 10 दिनों में ये अनाउंस किया गया है रशिया की तरफ से, जब से इन्वेजन शुरू हुआ है। हालांकि इसमें अभी इमीडिएटली भारत के लिए क्या कुछ हम उम्मीद करें? हमारे पास जो सूत्र है हमें बता रहे हैं कि सीजफायर को लेके जो भी जानकारी वो इकट्ठा की जा रही है, उसके बाद ही इस पर कमेंट किया जाएगा। लेकिन जो हमारे समझ में आ रहा है कि जो इंडियंस फंसे हुए हैं वो सुम्मे और खार्की में फंसे हुए हैं, करीब कुल मिला के 1000 स्टूडेंट, 1000 इंडियन नेशनल्स। तो उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश लगातार जारी है। कल भी एमईए ने कहा था कि जब तक सीजफायर अनाउंस नहीं होता है तब तक इन स्टूडेंट्स को बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है और इंतजार किया जा रहा है। और लगातार भारत सरकार जो है वो यूक्रेन और रशियन साइड के संपर्क में बनी हुई है इंडियंस को बाहर एक सेफ पैसेज देने के लिए। और वहीं साथ ही साथ आज ये भी खबर आ रही है कि इंडिया जो है वो रेड क्रॉस के साथ भी टच में बना हुआ है, ताकि वो भी ऑप्शन ढूंढे इंडियन नेशनल्स को खार्की वो सुमे से बाहर निकालने के लिए। और हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 20,000 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 20,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अब कुछ चंद हजार बचे हैं जो सेफ जोन में है, लेकिन कुल 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं। उनके निकालने के लिए सीजफायर का अनाउंस होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव स्टेप है जहां पर सीजफायर अनाउंस की गई है रशिया की तरफ। जी, और शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हिंदुस्तान की यही कोशिश रही है, भारत की यही कोशिश रही है कि वहाँ जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरह प्रायोरिटी बेसिस पर बाहर निकाला जाए। और इस तरह की बात लगातार होती रही थी, बातचीत भी लगातार होती रही थी। बिल्कुल, इंडिया ने हर बार हर मंच पर, चाहे यूएनजीए हो या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, दोनों जगह पर इंडिया ने कल भी इस बात को दोहराया है कि इंडियन नेशनल की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी घर वापसी ये सबसे जरूरी है, सबसे प्रायोरिटी है भारत के लिए इस वक्त। तो ऐसे में कदम उठाना चाहिए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। हालांकि इस बात को लेकर हमने ये भी देखा है कि रशिया और यूक्रेन के एम्बेसडर्स को एमईए बुलाया भी गया था, फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाया गया था उनको अब से कुछ दिन पहले, जब एक इंडियन नेशनल की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन उनको बुलाया गया था, जिसकी वजह कन्वे किया गया
इंडियन नेशनल को एक सेफ पैसेज मिलने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। हालांकि लगातार भारत सरकार संपर्क में बनी हुई है और इसी बीच हमने ये भी देखा था कि रशियन और यूक्रेनियन साइड ने बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति जताई थी कि वो सेफ पैसेज और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तैयार करेंगे ताकि सिविलियन को बाहर निकाला जा सके। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि रशियन साइड से ये कहा गया था कि सुमी और खार्किव से स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए 130 बसेस जो हैं वो बेलगोरोड रशिया में इस वक्त तैनात हैं और जैसे हालात सुधरते हैं ये बसेस भेजी जाएंगी ताकि इंडियन स्टूडेंट्स और बाकी नेशनल जो वहां फंसे हुए हैं उनको रशिया के रास्ते वापस सेफ हिंदुस्तान लाया जा सके। लेकिन अभी तक इस कोशिश में कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है क्योंकि वो इलाका अभी जो है वो वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, इंटेंस फाइटिंग चल रही है। इंतजार अभी भी किया जा रहा है। इस वक्त भी दो टीमें इंडियन जो एमई की जो दो टीमें हैं मिशन जो हमारा मॉस्को में है, एक बेलगोरोड में है और एक कुर्स्क में है। यहाँ पर अब टीमें मौजूद है। करीब करीब हमें बताया जा रहा है 15 ऑफिसर कुल इन दो एरियाज में हैं जो इंतजार कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स ताकि जब वो क्रॉस ओवर कर दें तो उनको वापस देश भेजने की तैयारी वहाँ पे की जाए। जी शैलेंद्र, तो बेहद अहम जानकारी आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अहम खबर पर नज़र बनी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब भी मौजूद हैं। लगातार इस पूरे मामले पर हम उनसे बातचीत भी करते रहे हैं। खालिद साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस सीज फायर को? लगातार आपसे जब भी बात हुई है इसी तरह की चीज़ें जो है कही जाती रही थी कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक सीज फायर का ऐलान होना चाहिए ताकि फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकाला जा सके। देखो, बेसिकली ये है कि सीज फायर का मतलब सिर्फ फंसे हुए लोगों को नहीं बल्कि ये रशिया की एक स्ट्रेटजी है कि जितनी पॉपुलेशन निकल सकती है निकलें ताकि उसके बाद जो आर्मी है उसके साथ हम निपट लेंगे। जहां तक सवाल है इंडियन स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी काफी हैं। अगर एक बच्चा भी वहां रह जाता है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, वो स्टेट के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, हम सब के लिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हम विदेश में जाते हैं वहां पर प्रोटेक्शन करना स्टेट का काम है, यानी कि भारत सरकार का काम है। और ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं कहाँ पर कैसे बना रहे हैं अभी उसकी पूरी हमारे पास जानकारी नहीं है। किस किस इलाके में बना रहे हैं, पोलैंड की तरफ ले जाएंगे उस कॉरिडोर को, उस कॉरिडोर से रशिया की तरफ निकालेंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जैसे रशिया कह रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को इस तरह से यरगमाल बना करके रखा हुआ है, हम उसको डिनाई करते हैं। तो ये चीजें अभी बाहर आएंगी कि कितनी देर तक होगा, क्या वन टाइम होगा या ये डेली अफेयर होगा या हफ्ते में एक बार होगा, किस तरह से होगा उसका अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, कॉरिडोर होगा और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से होगा, नजरिए से होगा। और उसमें एक और बड़ी जो बात देखने वाली है वो ये है कि जो बच्चे हमारे कोई बीमार है या जैसे कि एक बच्चे को गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको किस तरह से निकाला जाएगा। उसके लिए जो इंडिया का यूक्रेन में कोई अधिकार जो ऑफिसर्स हैं या रशिया या इर्द गिर्द के कंट्रीज में किस तरह से उसकी मदद कर पाएंगे या साथी दोस्त कैसे मदद करेंगे, ये सारी जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं जब कुछ इवैक्यूएशन होती है तो वो सारी देखनी होगी। हाँ, ये है कि अगर ये सीज फायर एक लंबी सीज फायर में तब्दील हो जाए, जैसे कि सारी दुनिया इस वक्त ये अपील कर रही है रूस को कि आप जंगबंदी कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन न्यूक्लियर जो जंग है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर एक्सीडेंटली भी कोई इस तरह का मिसाइल या बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स या इर्द गिर्द फट जाता है तो उसका जो है रेडिएशन वो पूरे यूरोप को उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये सीज फायर लंबी हो जाती है और जो नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इन सबको मिलकर के इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि सीज फायर होनी चाहिए। बात का देखो,
मसला जो है जी वो बातचीत से ही हल होते हैं। जी इवन जंग के बाद भी खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बेलारूस में बातचीत जारी है, चाहे पहले दौर की बातचीत हुई हो या दूसरे दौर की बातचीत हुई हो, और इतने ये हसास मामले हैं कि इसमें हर चीज जो है निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन प्लानिंग रहती है, बातचीत में क्या कुछ वहां पर होता है, उन तमाम चीजों के नतीजे धीरे धीरे सामने आते हैं। जी देखो, ऐसा है कि बेलारूस जो है वो अपने आप को न्यूट्रल कहता है, हालांकि यूक्रेन कहता है कि रूस की फौजें जो हैं बेलारूस की साइड से भी एंटर हुई हैं उनके कंट्री में। बेलारूस जो है वो रशिया का एलाई है, सबको पता है, और जो सैंक्शंस हैं उनमें से बहुत सी सैंक्शंस बेलारूस पर भी लगी हैं। जैसे कि जहां तक सवाल है वहां पर बातचीत करने का, नेचुरली एक न्यूट्रल प्लेस जो कि बॉर्डर पे है, वहां पर यूक्रेन और बेलारूस के वहां पर है ना बातचीत यूक्रेन में हो सकती थी ना रूस में हो सकती थी जी। तो इस बातचीत के अगर कोई पॉजिटिव असरात आगे और नजर आए, जैसे कि ये जो सीज फायर हुई है टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म, ये भी उसी बातचीत का नतीजा है जी। अगर इसी तरह के कोई अच्छे नतीजे, पॉजिटिव नतीजे सामने आते हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से ये सीज फायर आगे बढ़ता है, या सिर्फ इतना ही रहता है, या सीज फायर सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, ये देखने की बात जी बिल्कुल। और आपसे भी लगातार इस अहम मामले पर हमारी बातचीत जारी है। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अभी तक क्या कुछ उन इलाकों के नाम या वो मुकामात उनके नाम निकलकर सामने आए हैं कि कहां पर ये मुमकिन हो सकता है? हालांकि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जिस तरह से आपने भी ये बात कही है, कुछ इलाकों के नाम कहीं कुछ सामने आए हैं क्या अभी, जैसे कि मारियोपोल या फिर वोल्नोविखा, इस तरह के कुछ नाम जो है सामने आ रहे, कंफर्म नहीं है अभी? देखिए, जो रशियन साइड से रिलीज जारी किया गया है, जो वहाँ के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि उस हिसाब से 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स, माफ कीजिए, जहाँ पर सीजफायर अनाउंस किया गया है। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया अभी इन रिपोर्ट्स को असर्टन कर रहा है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और जो 2 इलाके हैं उसमें मीरोपोल और वोल्नोविखा, ये 2 एरियाज हैं रशिया के, माफ कीजिए यूक्रेन के, जहां पर रशिया ने अनाउंस किया है सीज फायर। हालांकि हम जो समझ पा रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं खार्किव में या सुमी में, क्योंकि सुमी में 700 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और खार्किव में करीब 300 के आसपास, तो कुल 1000 स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी उन एरिया में फंसे हुए हैं जहां से निकलना अभी मुमकिन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है, और ये हालांकि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई सेफ पैसेज नहीं मिला है। जो 2 एरियाज हैं वो उन 2 एरियाज में स्टूडेंट्स नहीं थे। हमारी जानकारी के मुताबिक वहां से निकाला जा चुका, अब तक कुल 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन जो एरियाज आज अनाउंस किए गए हैं वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल कोई राहत इस खबर से नहीं होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीजफायर के बाद अन्य इलाकों में भी सीजफायर किया जाए ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को भी वहां से इवैक्यूएट किया जाए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त एक और आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर सोहराब साहब भी मौजूद हैं। सोहराब सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सीज फायर की बात हो रही थी, हमने कई दौर की बातचीत भी देखी है, अब ये जो ऐलान किया गया है, किस तरह से आप इसको देखेंगे? जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये ऐलान किया गया है ताकि सिविलियंस को वहां से निकाला जा सके। देखिए, यूक्रेन के आबादी के अलावा बहुत सारे दीगर ममालिक के लोग हैं वहाँ पे, खासकर स्टूडेंट्स, खासकर हमारे अगर मुल्क के हवाले से देखा जाए तो यहाँ के काफी स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए प्रेशर पड़ रहा था यूक्रेन पर भी और रूस पर भी, ताकि जो सिविलियन हैं और खासकर सिविलियन कहीं के हों और खासकर जो बैरूनी ममालिक हैं उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए और उससे पैसेज दिया जाए, वहां से वो निकले। दूसरी बात यह है कि यूरोप को और पूरी दुनिया को ये मालूम है कि अगर बैरूनी ममालिक का कोई भी सिविलियन की अगर कैजुअलिटी होती है, उसका अगर वहाँ विक्टिम अगर मजलूम, तो फितरी बात है कि ये जो यूक्रेन का जो जंग है वो एक दूसरी अलामत अख्तियार कर लेगा और
दुनिया में एक दूसरे तरह की बात शुरू हो जाएगी। तो इससे रूस भी बचना चाह रहा है ताकि ये इसका जिसको हम लोग कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, यानी ये बड़े पैमाने पर उस एंगल से, उस जाविये से दुनिया ना देखे जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नाम दिया जाए। जी सौरभ साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि खुद रशिया में भी वहाँ के जो लोग हैं वो इसके हमले के खिलाफ लगातार नजर आ रहे हैं। वहाँ का जो लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया भी इन तमाम चीज़ों के खिलाफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो लगातार बनता दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूएन की तरफ से हो या फिर ईयू की तरफ से हो। अमेरिका, जो बाइडेन का बयान भी हमने सामने देखा है। इन तमाम हालात में कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर जो इंसानी जाने हैं उनका ज़िया ना हो। देखिए, ये मगरबी दुनिया की एक डबल स्टैंडर्ड की रोल शुरू से ही है। मगरबी दुनिया में भी तो मगरबी ममालिक के पॉलिसी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जो मगरबी जो मीडिया है उससे उसका कहीं उसके जरिए उसका इतला नहीं दिया जा रहा है। रूस के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि एक वॉइस है जो इस वार के खिलाफ है, लेकिन ये शो किया जा रहा है यहाँ पर पुतिन को कि पुतिन इज अ प्रॉब्लम, और जिस तरह के मीडिया रोल प्ले कर रही है उसमें तो मगरबी दुनिया की जो डबल स्टैंडर्ड की रोल है कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। ये कहीं नहीं दिखाया जा रहा है कि पुतिन ऐसा एक्शन लेने पर मजबूर क्यों हुआ, आखिर रूस क्यों जारहाना इकदाम उठाने पर मजबूर हुआ। ये बात तो कहीं से नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग की जो मगरबी दुनिया की पुरानी तौर तरीका रहा है, उसने अफगानिस्तान में यही किया, इराक में यही किया, सीरिया में यही किया, लीबिया में यही किया, यमन में यही किया, जहाँ करोड़ों लोगों को कत्ल गारत किया गया और अपने आप को महफूज रखा। तो सेम मीडिया वही रोल प्ले कर रहा है कि किस तरह से मगरबी दुनिया को महफूज रखा जाए, उसके तारीख को, उसको एक ह्यूमन एंगल से पेश किया जाए और पुतिन को डेमोनाइज किया जाए। जी बिल्कुल, ये जाविया बहुत ही जरूरी है कि कम से कम हमारे मीडिया से एक न्यूट्रल पोजीशन लेके आए और एक सच्चे बात को दुनिया को बताई जाए। जहाँ तक पुतिन पर प्रेशर है, तो पुतिन पर जिस तरह के प्रेशर दिखाया जा रहा है उस तरह का प्रेशर नहीं है। मगरबी दुनिया डिफेंसिव रोल प्ले कर रही है, ऑफेंसिव रोल प्ले पुतिन करने नहीं दे रहा है, इसलिए कि उनके यहाँ डबल स्टैंडर्ड की अप्रोच है। वो लोग बिल्कुल। और आपसे मजीद बातचीत भी हम लगातार जारी रखे हुए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। खालिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब ये भी हो सकता है कि जो रशिया है उसके हमले मजीद तेज हो जाएं, वो ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाए, इसकी क्या कुछ आप तज्जिया कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के देश घेराबंदी कर रहे हैं पुतिन की और रशिया की, कई फ्रंट्स पे कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट तो है ही बहुत बड़ा, और जिस तरह से रशिया को पूरी इकोनॉमिक सिस्टम से वर्ल्ड के बाहर निकाला जा रहा है, तो इसी तरह से मिलिट्री हेल्प जो की जा रही है, तो घेराबंदी जितनी ज्यादा घेराबंदी पुतिन की या रशिया की अमेरिका और यूरोप करेगा, उसकी जो काउंटर प्रोडक्टिव होगा कि उतना ही ज्यादा एग्रेसिव, क्योंकि पुतिन पर प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी पूरे कंट्री को, यूक्रेन को अपने कब्जे में लेकर के एक नई बसात बिछाई जाए जहां पर बातचीत का सवाल होगा मगरबी ममालिक के साथ या नेटो ममालिक के साथ। अगर कंट्री कब्जे में आ जाता है और जेलेंस्की को या पकड़ा जाता है या जेलेंस्की दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाता है या बाहर से सरकार चलाता है, हर सिचुएशन में बातचीत का जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, बातचीत डिफरेंट तरीके से होगी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप रशिया को स्क्वीज करेंगे, यानी कि उसको दबाएंगे या पुतिन को जितना ज्यादा आप घेराबंदी करेंगे, उसका जो असर है वो ये होगा कि हमले भी तेज होंगे और रशिया के ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि दिन ब दिन रशिया की, रशियन आर्मी की, जिसको हम कहा जाता है कि सुपर पावर है, उसकी एक तरह से ये बेइज्जती भी हो रही है कि 10 दिन हो गए हैं
इस कंट्री को कब्जा नहीं कर सका है, जबकि वो सोचते थे कि हमारी फौजें जस्ट रोल इन करेंगी और जी बिल्कुल खालिद साहब, और इस बात पर भी लगातार हम बातचीत करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया का, उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमले जो हैं वो मजीद बढ़ जाएं। हमारे साथ हमारे एक और जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट जिनसे हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, अनिल गौर साहब भी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत वेलकम करना चाहेंगे आपका अपनी खास पेशकश में। और जिस तरह से लगातार आपसे भी हम ये बातचीत कर रहे थे कि इस तरह के सीज फायर की जरूरत है, एग्जैक्टली वही चीज जो है वो सामने आ रही है। हिना जी नमस्कार। ऐसा है, ये जो सीज फायर है इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने बच्चे वहाँ ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे हुए थे जी सर, उनको निकालने के लिए। और आपको मैं याद दिलाऊं, देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले बार भी बात की पुतिन के साथ में, और बाद में उनके साथ यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इनको, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा जी आप इंटरवीन करें, तो उनका यही मानना था कि देखिए आप जो है पहले तो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत से सुलझा लीजिए अपना मसला, पर दूसरा मसला जो ज्यादा जोर डाला था इन्होंने, यही कहा था कि भाई देखिए हमारे जो वहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे उनको नुकसान नहीं होते और उनको एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए निकलने के लिए वहाँ से। और वही चीज जो है अब जाके रशिया ने और यूक्रेन ने मानी है कि उन्होंने दोनों को, हमने जो वो किया है उनको दोनों को जो है दोनों ने मान के ये एक सीज फायर डिक्लेरेशन कर दी है कि वहां से जितने फंसे हुए हैं वो ये सिविलियंस, अब कहते हैं सिविलियंस हैं, पर ज्यादा जो है जोर है वो हिंदुस्तानी वहां पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए। तो ये मैं सरासर कहूंगा कि देखिए ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो अपना एक रैपो है पुतिन जी के साथ भी, और दूसरा एक अपना जो वर्ल्ड स्टेटस उनका स्टेचर बना हुआ है, ये उसकी हमारी एक। अनिल जी, लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि भारत जो है वो यही कहता रहा है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाए। सब पूरी दुनिया की नजरें जो थी एक वक्त में भारत पर ही लगी हुई थी कि यूएन में उसका क्या नजरिया रहता है, क्या स्टेटस रहता है, और अब ये जो बात सीज फायर की सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं स्ट्रैटेजीज का, उन्हीं डिप्लोमेटिक बातचीत का जो नतीजा है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसको आज नहीं तो कल दुनिया मानेगी। बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है। देखिए आप जब जो भी बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही या हमने यूनाइटेड नेशन में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कही, ये वही उसका नतीजा है और वैसे ही चलेगा, क्योंकि हमने जो स्टैंड लिया है, देखिए हमने रशिया के खिलाफ नहीं वोट डाला, ना ही हमने अमेरिका के फेवर या नेटो के फेवर में डाला वोट। हमने कहा एब्सटेन किया वहां पे, और हमारा यही तर्क था कि देखिए बातचीत से ही निकलेगा हल, और बातचीत हमें इमीडिएटली करनी चाहिए, आपस में बैठ के करनी चाहिए, जैसे भी हो इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करें। लड़ाई जो है वो उसका हल नहीं है। आप सैंक्शन लगाएंगे एक मुल्क के ऊपर, वो भी हल नहीं है, क्योंकि जितना आप सैंक्शन लगाते रहेंगे उनको, रशिया को तो ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा ना। आप देखिए सैंक्शन लगाए आपने तो उसका जो पेट्रोलियम का जो है, जो उनका पेट्रोलियम वो जो है वो चला गया 113.14। भी और लगातार हमारे जितने एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन सबसे लगातार आगे भी हम इस अहम मामले पर बातचीत जो है वो अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनका इतना कीमती वक्त देने के लिए। आगे भी लगातार उनके साथ की बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।